ठीक है, फाइल पे आ रहे हैं हम, न्यू प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं और जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट, जावा ऐप 6 है हमारे पास। बनाना है आज वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम वैल्यूज क्या करेंगे, यूजर से लेंगे। स्कैनर के लिए हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, इंपोर्ट करानी है लाइब्रेरी। इंपोर्ट होगी मेरी लाइब्रेरी, ये ऑब्जेक्ट होता है, चाहे आप इसका नाम एससी रखो, एवी लिखो, कुछ भी टाइप करो, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम होता है। ये आपकी अपनी मर्जी होती है, आप रिमेम्बर करने के लिए रखते हो। तो मैंने इसका नाम स्कैनर इस तरह रख दिया, न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ये मेरी इनपुट स्ट्रीम के लिए हमने स्कैनर बनाया है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कैलकुलेट कैसे होता है। उसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती है, एक तो हमें मीटर रीडिंग चाहिए होती है, लास्ट मीटर रीडिंग चाहिए होती है और करंट मीटर रीडिंग चाहिए होती है। उसकी बिहाफ में मुझे क्या बताता है कि मेरे टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने यूज हुए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारी जो टोटल अमाउंट है बिल है वो हमें पता चलता है, ठीक है। जो हमारा नंबर ऑफ रीडिंग होती है, रीडिंग में हमेशा आपने देखा होगा वो इंटीजर नंबर ही होता है, वो कोई पॉइंट्स में नहीं आती कि आपने 2.5 यूनिट्स यूज करे होंगे या इस तरह नहीं होता, वो एक इंटीजर ही नंबर होता है। तो हम यहाँ पे लेंगे इंटीजर प्रीवियस रीडिंग, ठीक है। फिर है हमारे पास करंट रीडिंग, ठीक है। इंटीजर है ना, एक ही जैसा डेटा टाइप है तो हम कॉमा लगा के लिख सकते हैं, अलग अलग लाइन में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास टोटल यूनिट। ये तीन चीजें मेरे पास क्या है, इंटीजर है, यानी यूनिट जो भी निकल के आएगा वो भी इंटीजर वैल्यू होगी, पॉइंट्स में नहीं आएगा। मीटर रीडिंग भी मेरी इंटीजर है क्योंकि वो भी पॉइंट्स में नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब जो मेरा अमाउंट है, टोटल बिल जो मैं कहूंगी, बिल अमाउंट जो है वो मेरा हो सकता है किसमें, पॉइंट्स में हो सकता है, ठीक है। या अगर आपने पॉइंट्स में नहीं रखना, डायरेक्टली ही रखना है तो आप इसको इंटीजर ही रहने दो। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बिल जो है वो हम पे जो करते हैं वो फुल ही पे करते हैं, हमें पॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो हाँ, मतलब हमें आपको ज्यादा ही अप्रोक्स करके राउंड अप करके आपको जो है वो देने पड़ जाते हैं। तो मर्जी आपकी, आप किस तरह कैलकुलेट करना चाहते हो। लेकिन फिलहाल मैं अभी इसको पॉइंट वैल्यू के साथ दिखा देती हूँ कि फ्लोट में हम ले रहे हैं टोटल अमाउंट, ठीक है। ये वेरिएबल समझ में आए हमने क्यों लिए। एक में हम प्रीवियस रीडिंग रखेंगे, एक में हम करंट रीडिंग रखेंगे, फिर हम इन दोनों में से माइनस करके टोटल यूनिट निकालेंगे और फिर जो यूनिट होगा उसके बिहाफ पे हम कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि हमारी टोटल अमाउंट क्या बनेगी। फिर वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो पैसे होते कि इतने यूनिट की ये होने चाहिए, इसके ये होने चाहिए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है। अब हम स्कैन करने आ रहे हैं, यूजर से वैल्यूज हमें लेनी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा एंटर प्रीवियस मीटर रीडिंग, ठीक है। इसी लाइन के अंदर इनपुट लेना है, इसलिए मैं एलएन हटा रही हूं, ठीक है। प्रीवियस रीडिंग इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट SCNR डॉट,
ठीक है, सेम चीज है, फर्क क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगी करंट रीडिंग और ये चेंज होकर क्या हो जाएगा करंट मीटर रीडिंग। सही है, बस ये दो चीजें आपने यूजर से बस पूछनी है और कुछ नहीं पूछना। सही है, अब मुझे जो इसके बाद कैलकुलेट करना है वो है मेरे पास टोटल यूनिट। ठीक है, टोटल यूनिट क्या होती है, जो आपकी करंट रीडिंग होती है ना, जो हमारे पास करंट मीटर रीडिंग होती है उसमें से हम माइनस करते हैं प्रीवियस रीडिंग को, क्योंकि करंट वाली ज्यादा होती है और प्रीवियस वाली हमारे पास क्या होती है कम होती है। तो अगर मैं करंट में से प्रीवियस माइनस करूंगी तभी मेरा रिजल्ट किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं प्रीवियस में से करंट माइनस कर दूंगी तो मेरे पास नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये टोटल यूनिट मुझे डिस्प्ले करवाने। ठीक है, अब जो टोटल यूनिट है हमें वो डिस्प्ले कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल यूनिट, नहीं अमाउंट नहीं है, अभी यूनिट है, कंज्यूम इज या टोटल यूनिट और ठीक है, और इसकी प्लस करके टोटल यूनिट। अभी इतना ही किया है मैंने, मीटर रीडिंग ली है और सिर्फ टोटल यूनिट बताया है, अभी बिल अमाउंट जनरेट नहीं करी है। ठीक है, आ रहा है, सही है। ये मैंने एक प्रीवियस रीडिंग डाल दी, दूसरी मैंने डाली, सही है, एक ये मैंने डाल दी, तो मेरे पास टोटल यूनिट अभी कितने हैं, 111 यूनिट है। तो मेरे पास इसी के लिहाज से क्या आना चाहिए, बिल अमाउंट इसी के लिहाज से आनी चाहिए, जो 111 का एक्चुअल आपके पास बनता है। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से अभी हम बहुत लंबा नंबर नहीं डालते, एक शॉर्ट ये हमने डाल लिया, ठीक है, और एक हमने ये डाल दिया, तो इसमें कितने हो गए, 210 यूनिट हो गए। तो इस लिहाज से हमें क्या करना है, बिल की अमाउंट चेंज करनी है। ठीक है, 111 का जो कैलकुलेशन है और 210 की जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो मेरे पास अगर 100 है या 100 से कम है तो मेरे पास लेट्स सपोज 2.5 समथिंग आ रहा है। ठीक है ना, 2.5 समथिंग मेरे पास अमाउंट आ रही है। अच्छा, अभी आपसे ये कहेगा कि ये आपने कास्ट करना पड़ेगा फ्लोट के अंदर। क्यों फ्लोट में कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ये क्या है, फ्लोट है। तो हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू को पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहता है कि इस पूरे को कन्वर्ट करेंगे हम फ्लोट में ताकि ये इसके अंदर स्टोर हो सके। ठीक है, इसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है किसी स्मॉलेस्ट को आप किसी लार्जेस्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें कास्ट करके बताना पड़ता है कि अब इंटीजर नहीं है, अब ये क्या हो चुका है, पॉइंट वैल्यूज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, एक हमारे पास इसकी कंडीशन ये आ गई। दूसरी हम लगाएंगे यहाँ पे एल्स इफ। अब हम किस चीज को चेक करेंगे, 200। बात ये है कि अब जब मैं चेक करूंगी लेस देन 200 तो 100 भी होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दो कंडीशन लगानी पड़ेगी। कितनी लगानी पड़ेगी, दो कंडीशन। दूसरी मेरे पास जो कंडीशन है वो मेरे पास क्या होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट ग्रेटर देन 100। अब अगर तुम चाहो तो इस वाले में भी लगा सकते हो कि ये ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, ऐसा ना नेगेटिव पे कैलकुलेट हो रहा। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है 1,
और लेस देन 100 या इक्वल टू 100 यानी 1 से लेके 100 तक पे ये कैलकुलेट होगा, 100 से लेके 200 तक। अब हमारे पास लेट्स सपोज 3.5 है, चेंज हो गया, ठीक है, ये अमाउंट कैलकुलेट होगी। इसके बाद आप आओ आगे, ये वाली लाइन बनाई टोटल अमाउंट ऑफ फ्लोट वाली, ये वाली ये बिल कैलकुलेट कर रहा है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट 0 से 100 के दरमियान है तो ये 2.5 से मल्टीप्लाई करेगा यूनिट को। अगर मेरे पास यूनिट 100 से 200 के दरमियान है तो ये टोटल ऑफ यूनिट को 3.5 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और अगर मेरे पास 300 है, ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि हमने कास्टिंग है ना, तो कास्ट हम ब्रैकेट में करके करते हैं, और किस चीज को पूरा कास्ट कर रहे हैं, इस पूरे को कास्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको भी राउंड ब्रैकेट में किया, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरे पास 200 से 300 के दरमियान अगर मेरे पास होगा तो लेट्स सपोज मैंने कहा कि ये 5.5 से कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। एल्स इफ, अब मैं ये कह रही हूं कि मेरे पास ग्रेटर देन 300 नहीं, ये मैं रख रही हूँ 500 और इसको रख रही हूँ 300, अब बढ़ा दिए 300 से उसके दरमियान। अब यहाँ पे जो अमाउंट कैलकुलेट हो रही है वो लेट्स सपोज कैलकुलेट हो रही है 7.5 से कैलकुलेट हो रही है, ठीक है ना। मैंने कहा 500 से 300 से लेके 500 तक की रेंज है, ठीक है। अब एल्स इफ में आओ, अब मेरे पास जो रेंज है अब वो हो चुकी है 700 से लेके 500 से 700 तक की रेंज हो चुकी है। 500 से 700 तक के अंदर मेरे पास 9.5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। एल्स इफ, इसके बाद हमारे पास आते हैं कि हमारे पास अब 700 से कितना भी मेरे पास इंक्रीज कर जाए, यानी ग्रेटर देन, मैं अब सिर्फ यही कहूंगी कि मेरे पास अब जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन मेरे पास क्या होनी चाहिए। अब 1000 नहीं रखते, हम डायरेक्टली ये कह देते हैं 700 से ग्रेटर होनी चाहिए बस, ठीक है। अब वो 800 यूज करे, 1000 यूज करे, चाहे कितना भी करे, अभी हम अमाउंट जो है वो इसकी जो है वो अब हम इंक्रीज करके इसकी कह देते हैं 21 रुपए लगा दिया, ज्यादा लगा दो, ठीक है ना, ज्यादा लगा दिया, खैर 19 लगा दो, ठीक है। 19 रुपए लगा दिए हमने, ठीक है। और इस वाले के 12 रुपए कर दो, बाकी ये सब सही है, ठीक है। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो आप ये देख लो, 0 से 100 के दरमियान होगा तो 2.5 रुपए पर यूनिट, ठीक है। 100 से 200 के दरमियान होगा तो 3.5 रुपए पर यूनिट पड़ेगा हमें। अगर 200 से 300 के दरमियान होगा तो 5.5 रुपए, ठीक है। और 300 से 500 के दरमियान होगा तो 750, और 500 से 700 के दरमियान होगा तो 12 रुपए पर यूनिट पड़ेगा। और 700 से जिसका भी ग्रेटर है यानी फिर वो कमर्शियल के उसमें आ जाता है, तो उससे हमने जो है वो 19 रुपए ले रही है, अमाउंट लेनी है। ये जब सारी इफ और एल्स की कंडीशन खत्म हो जाती है ना हमारे पास, तो अब हम एस आउट करके यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल अमाउंट, बिल अमाउंट हम यहाँ पे देख लेंगे। टोटल बिल अमाउंट इज कॉमा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल अमाउंट इस तरह। अब यहाँ पे मैंने 1 मिनट, अब ये मेरे पास जो एरर आया है वो किस चीज का ये दे रहा है, टोटल अमाउंट। ये अगेन मुझे ये कहेगा कि इनिशियलाइज वेरिएबल ऊपर नहीं हुआ हुआ। इनिशियलाइज का मतलब ये कि क्योंकि मैं इसे कंडीशन में सेट कर रही हूँ ना, तो वो कह रहा है कि अगर कंडीशन किसी सूरत में चली ही नहीं तो आप इसकी कोई एक वैल्यू दे दो, सही है। क्या पता कंडीशन चले ही ना,
ठीक है ना, क्योंकि इफ की कंडीशन है ना, ये नीचे तो इफ की कंडीशन है ना, इफ का मतलब तो होता ही है अगर चले या ना चले। तो उसने ये बोला कि अगर चले या ना चले को छोड़कर आप इसको एक इनिशियल वैल्यू दे दो कोई, तो बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू की क्या है, 0। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, 216 यूनिट है और हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, 1188। ठीक है, बिल कम आया है, बहुत कम आया है, रेट हमने कम रखे हुए दरअसल। ठीक है, हम पॉइंट वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो हमारा अमाउंट खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। सही है, बात समझ में आई। अब इसके साथ हमें जो डिस्प्ले में रुपीज शो कराना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे RS डॉट इस तरह ये दे दूंगी। ठीक है, मतलब आप यूनिट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर 110 यूनिट है तो मेरे पास इतना बिल आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। ये सारी कैलकुलेशन किसके ऊपर हो रही है, जो हमने यहाँ पे ये रखी है पर यूनिट के हिसाब से। जब भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर आने ये देखा होगा कि जब भी कुछ होता है तो पर यूनिट के रेट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यूनिट के हिसाब से कि 100 होगा, 200 होगा, इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम चेंज करेंगे वैसे ही हमें यूनिट के ऊपर आपको बिल अमाउंट चेंज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, अभी जो तुमने कंडीशन बनानी है वो तुम्हारी यहाँ से लेके ये कंडीशन है। एक ही कंडीशन तुम्हारी कॉपी पेस्ट होगी और ये चेंज होगा और इसकी रेंज चेंज होगी। ठीक है, हम यहाँ पे अब न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जावा F7। यहाँ पे हमने लास्ट हमने अच्छा यहाँ हमने स्कैनर बनाना है। इंपोर्ट करा SC = न्यू स्कैनर system.in। सही है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमें जो काम करना है वो सिंपल ये है कि अब एक हम एरे ले लेते हैं। ठीक है, एरे हमारा सेम उसका है 3x3 का है, यानी 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स, जैसे हमारे पास मैट्रिसेस होते थे। ठीक है, जस्ट लाइक वो। और मैट्रिसेस में मुझे क्या करना है, जो डायगोनल है ना उसको सम अप करना है। डायगोनल सम अप का मतलब ये होता है, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा है 10 6 9 1 3 देखते हैं 7 बोलना पड़ेगा क्या 11 और 5। अच्छा ये देखो हमारे पास 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स हैं। डायगोनल का मतलब है 10 3 और 5। ठीक है, इस वाले को हमें सम अप कराना है। यानी मेरे पास एरे के अंदर मैं पूरा एरे इनपुट आप कुछ भी ले लो, लेकिन जो इसके डायगोनल में मौजूद होगा ना 10 3 5, इसको सम अप कराना है। अच्छा, इसको सम अप कराने में होगा क्या, आप अगर देखो तो ये 0 रॉ 0 कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यानी कॉलम और रॉ दोनों बराबर है।
सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, यानी जब मेरे पास कॉलम और रॉ दोनों बराबर होगा तब मुझे उस वैल्यू को सम अप करना है। बात समझ रहे हो? ठीक है, सबसे पहली बात तो मेरे पास ये है कि इस एरे को स्टोर कराना। ये मल्टी डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशन एरे में क्या होता है, आपके पास रॉस एंड कॉलम दोनों होती है। ठीक है, जब हम स्टोर कराते हैं पहले पहली रॉ स्टोर होती है, फिर दूसरी रॉ स्टोर कराते हैं, फिर हम तीसरी रॉ स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशन एरे को लेने का तरीकेकार हमारे पास क्या होता है, हम इंटीजर लेंगे इस तरह। ठीक है, लेते हो ना इस तरह भाई, 3 रॉस पहले आती है, फिर क्या आता है हमारे पास, कॉलम आते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ एम्प्टी दे दिया कोई मसला नहीं है, लेकिन नंबरिंग यहाँ देना मुझे जरूरी है। बात समझ रहा है? इनिशियलाइज कर दे रही, ये सिर्फ ये बताता है कि आपके पास एरे है। अच्छा, इसमें 2 तरीके कार हैं ऐसे, एक मल्टी डायमेंशन एरे, इसके अंदर एक जैगेड एरे भी है जो कॉमा करके चलता है। बात समझ में आ रही? इसमें 3 तरह के एरे, एक सिंगल डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशन एरे और एक जैगेड एरे। ठीक है, जैगेड एरे में बाद में बताऊंगी कि होता क्या है। सही है, वरना फिर मिक्सअप होगा। अभी मेरे पास क्या है, 3 रॉस एंड 3 कॉलम, यानी पहले हम रॉ लिखते हैं फिर हम कॉलम डिफाइन करते हैं। बात समझ में आई? रॉस एंड कॉलम के लिए हमारे पास लूप चलता है, एक तो हमारे रॉ को मेंटेन करेगा और एक हमारे कॉलम को मेंटेन करेगा। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक फॉर का लूप लगाएंगे। फॉर का लूप चलेगा कहाँ तक, एरे डॉट लेंथ देने के बजाय मैं अभी सिर्फ हार्ड कोडेड 3 दे रही हूँ। ठीक है, 0 से 3 का मतलब है 0 1 2। ये मेरा एक फॉर का लूप है, इसके बाद एक और फॉर का लूप है, ये भी मेरे पास 3 तक चलेगा क्योंकि रॉस एंड कॉलम इक्वल है। एक मेरी रॉ को मेंटेन करेगा, एक मेरे कॉलम को मेंटेन करेगा। अब जब मैं इसके अंदर वैल्यूज स्टोर कराऊंगी, किसकी बात कर रही हूँ, वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, तो मैंने कहा एस आउट एंटर एरे। अच्छा, इसमें एक तरीका ये भी होता है, ये याद है आपको, सी में याद है, एक में मैंने आई दे दिया और एक में मैंने यहाँ पे जे दे दिया। यहाँ पे मेरे पास प्रिंट एलन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्रिंट एफ आएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये जो यूज कर रहे हैं, ये कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, जो सी का होता है, क्योंकि पैटर्न हमने आगे वही डिफाइन किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? और स्कैन कराने के लिए हमारे पास जो हमारे पास एरे है, एरे सेम आई रॉ के लिए है, जे हमारे पास किस चीज के लिए है, कॉलम के लिए है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर कॉलम के लिए बता रही हूं मैं। ये वैल्यूज आपकी लेगा, ले रहा है 0 0। मैंने यहाँ आई और जे इसलिए दिया है ताकि आपको पता हो कि किस इंडेक्स की वैल्यू आप एंटर करा रहे हो। अभी सीक्वेंस से दे रही हूं मैं, अभी आ रहा है सिर्फ पहली रॉ की वैल्यू ले रहा है। अब ये दूसरी रॉ हो गई चेंज, यानी सेकंड रॉ पहला कॉलम, ये देखो अब चेंज हुई फिर रॉ मेरे पास। ले रहा है इनपुट, अब
क्या है कि मेरे पास, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जब एक रॉ कंप्लीट हो जाए ना तो मेरे पास एक गैप आ जाए। क्या आ जाए? मेरे पास एक गैप आ जाए, एक लाइन का गैप आ जाए। तो इसका मतलब है कि जब मेरा ये वाला लूप खत्म होगा एक रॉ का, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक स्पेस होनी चाहिए। बात समझ गए? अगेन देखो आप आउटपुट, ठीक है। पहली रॉ है 1 2 3, तो अब मैं यहाँ पे किस तरह लिखूंगी? 1 2 3। दूसरी मेरे पास क्या है? 4 5 6 7 9। सही है? बात समझ में आई? ये तो एंटर करके ऐसे ही लेगा, लेकिन हमें पता है कि हमारा डिस्प्ले ऐसे ही है, यानी बैक एंड पे हमारे पास स्टोर या ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे छोटी सी कंडीशन लगाई है कि रॉ बराबर हो जाए जब कॉलम के, तभी सम करना है, अदरवाइज सम नहीं करना। ठीक है, नाउ लेट्स सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैंने सारे ले लिए। अब ये सम हो चुका है, लेकिन मुझे डिस्प्ले में नहीं है क्योंकि मैंने डिस्प्ले लिखा ही नहीं है। बंद हो रही है बार बार। भाई किसकी वजह से ये बंद हो रहा है? अच्छा, ये सारे फॉर लूप के बाहर आके, यानी ये जो फॉर लूप जहाँ खत्म हो रहा है ना, यहाँ आप प्रिंट करोगे। यहाँ प्रिंट करा के आप लिखोगे द सम इज कॉलन, और यहाँ पे हमने लिख दिया सम। ठीक है, बस। वन 2 3 4 5 6 66 हो गया है, ये 7 8 9। ठीक है, 15। पहला हमने ये उठाया 1, दूसरा हमने उठाया 5। कितने हुए? 1 और 5 6। 1 और 5 6 एंड 9 15। ठीक है, अब आप नंबर चेंज कर सकते हो, आपको जो नंबर लेना है आप आगे पीछे कुछ भी नंबर ले लो। रॉ और कॉलम को प्लस। हाँ, हम जो सम करा रहे हैं वो इसको करा रहे हैं, 1 5 और 9 डायगोनल में जो आएंगे उनको करा रहे हैं, बस। आज के लिए इतना बहुत है। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हो।